हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं आज की तारीख में 25 सितंबर को जो आईपीओ ओपन हुआ है जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ, जो कि 25 से लेकर 29 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। इस आईपीओ की डिमांड शुरुआत में तो गजब की थी, अभी हल्की सी डाउन हुई है। वो सारी चीजें जानते हैं, क्या है इसकी डिमांड, क्यों है और अभी डाउन क्यों हुई है, वो सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, इससे पता चलेगा कि कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो शुरुआत में इसकी जो डिमांड है 40-50% के आसपास चल रही थी। ठीक है, फिर कल की तारीख में रात को जो इसकी डिमांड थी लगभग 34%, 34-35% के आसपास थी। अभी अगर लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो लगभग 20% के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, लगभग 25 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। तो हल्की सी डिमांड डाउन हुई है, इसके सेक्टर के कारण इसकी डिमांड थी, ठीक है। बट जीएमपी डाउन क्यों हुई? क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया भी था, बहुत सारे आईपीओ होंगे ना, तब क्या कि डिमांड डिस्ट्रीब्यूट होनी ही है। उसके अलावा अब एलजी आईपीओ की भी अनाउंसमेंट हो गई है, टाटा कैपिटल को लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट हो गई है। इस कारण क्या है कि अब डिमांड वापस डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ फर्क पड़ता है एक साथ इतने सारे आईपीओ आने पर। बाकी इसकी डिमांड बहुत ही बढ़िया चल रही थी और लगातार मेंटेन थी, बट डिमांड एकदम से कम हो गई। अब एंकर लिस्ट की बात करें, एंकर लिस्ट आ चुकी है। एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा 34.82 करोड़ रुपए जुटाए गए, क्योंकि इसका साइज जो है आईपीओ का बहुत छोटा है, इस कारण 34.82 करोड़। बट एंकर्स में एक दो अच्छे नाम है, जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक और नोमुरा, ये दो बड़े नाम। फिर स्टैप ट्रेड, विन्नी, स्व्योम, इस तरह के कुछ नाम शामिल हैं। तो मतलब छोटा इश्यू साइज है, छोटा एंकर पोर्शन है, उस हिसाब से देखा जाए तो एंकर लिस्ट अच्छी है। तो मैं मतलब इसको एवरेज देना चाहूँगा, मतलब 10 में से जो रेटिंग है वो 5 देना जरूर चाहूँगा। तो एवरेज एंकर लिस्ट है, तो ठीक है। फिर ये कंपनी क्या काम करती है? तो देखिए, कंपनी या ग्रुप की एक्चुअल शुरुआत तो 2007 के अंदर हुई थी, बट ये जो कंपनी जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहें तो ये लगभग 2024 के आसपास पब्लिक कंपनी या इनकॉर्पोरेशन आप कह सकते हैं। तो ये कंपनी क्या काम करती है कि इसकी डिमांड इतनी क्यों बन रही है? तो सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ। तो ये जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल होते हैं, कंस्ट्रक्शन व्हीकल जैसे ये जेसीबी आप कहते हैं, जैसी जेसीबी आता है, बुलडोजर वगैरह है, रोलर है, हाइड्रोलिक मशीनें आती है काफ़ी सारी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी मशीनें आती है, रोडें जहाँ से बनती हैं, रोड बनती है आपके, और घरों के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, बड़े बिल्डिंगों के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो जो भी मशीनरी है, व्हीकल्स है, वो ये कंपनी सेल करती है, नए और पुराने दोनों ही। सेलिंग में ज़्यादातर क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है, मतलब विदेशों के अंदर ये सारी चीज़ें सेल करती है। अब विदेशों के अंदर भी कौन कौन सी कंट्री में? सबसे ज़्यादा मैक्सिको के अंदर करती है, 82% वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर यूएई, वहाँ से 6.28% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और नेदरलैंड से 3% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये एक्सपोर्ट का इसका ज़्यादातर काम है, और सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी मैक्सिको पर है, फिर यूई, फिर नेदरलैंड्स। उसके अलावा कई कंट्रीज में ये प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट करती है, 30+ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती है। तो ये सेलिंग का काम है। उसके अलावा रीफर्बिशमेंट या मरम्मत, मतलब जो होती है उसका रिपेयरिंग वगैरह आप कह सकते हैं, उसका भी काम है। रिपेयरिंग करके वापस सेल भी करती है। तो वहाँ से लगभग आप कहें तो 35% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और बाकी जो न्यू सेलिंग से 61% का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा मशीन हायरिंग, मतलब लीज पे देना, वो भी कंपनी ये काम करती है। वेयर हाउस वगैरह का भी काम है, और इंडियन गवर्नमेंट से ये रिकॉग्नाइज्ड है 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस से, मतलब 3 स्टार जिसको मिलता है, 30+ देशों के अंदर ये एक्सपोर्ट करती है। और प्रोडक्ट वाइज अगर इसका रेवेन्यू देखें तो हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स जो होते हैं वहां से 31% का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा बैकहो लोडर्स, जैसे ये जेसीबी वगैरह होते हैं, वहां से 24% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। मेनली 55% इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा मोटर ग्रेडर्स, कंक्रीट मिक्सचर्स, बुलडोजर, सॉइल कॉम्पैक्टर, मतलब वो जो रोलर आप कह सकते हैं, क्रेन होती है, क्रशर्स होते हैं, बाकी का रेवेन्यू जो 45% का इन सभी से जनरेट होता है। ओवरऑल अगर मार्केट शेयर देखें तो लगभग 6 से 7% के बीच में ही जो ये कंस्ट्रक्शन व्हीकल एक्सपोर्ट करने के अंदर, स्पेशली कंस्ट्रक्शन व्हीकल एक्सपोर्ट करने के अंदर 6 से 7% का मार्केट शेयर है। ठीक है, ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स। ओवरऑल अगर देखा जाए काम अच्छा नजर आ रहा है। तो एक्सपोर्ट करने के साथ साथ क्या करती है, एक्सपोर्ट भी एक स्पेशलाइजेशन है कंस्ट्रक्शन व्हीकल के अंदर। उसी के साथ क्या है कि रिपेयरिंग भी करती है, तो ये थोड़ा इसके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है।
फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जाने। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर भी हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालते हैं 2023 के अंदर 4.3%, 2024 के अंदर 7.6% और 2025 के अंदर 4.9%। तो मतलब 2025 के अंदर मार्जिन तो डाउन हुए हैं, बट रुपीज या करोड़ में देखें तो उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ा है। बाकी नेट वर्थ के अंदर भी ग्रोथ है और बोरोइंग्स भी हल्की हल्की इसके ऊपर बढ़ी है। 54 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है आज की तारीख में। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालें तो 0.58 का निकल कर आता है। और दूसरी एक चीज ये है कि आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं करी, ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। बट डेट इतना ज़्यादा नहीं है कि भाई पे ना किया जाए, मतलब आप कह सकते हैं पे किया जा सकता है, कंट्रोल के अंदर है। बट हाँ, आईपीओ से पे करती तो थोड़ा बढ़िया रहता। भाई आरओई 28% की है, आरओसी 18 मतलब 18% के आसपास की, ये भी बढ़िया है। मिनिमम 15% हो तो ठीक है। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, तो उसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 18.8 का है। प्राइस टू बुक 4.18 के बीच में निकल कर आता है। और अदर इसकी जैसी कंपनी एक एक्शन कंस्ट्रक्शन, एक है विजन इंफ्रा। एक्शन का 31 का पी, विजन का है 10.94 का। तो 10.94 से 31 के बीच में अदर कंपटीटर्स का पी है, इसका है 18.8 का। तो वैल्यूएशंस वाइज देखें ओके कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने सेक्टर के अंदर एक तो छोटी कंपनी है और पी वाइज मतलब इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है, बट इतनी ज्यादा सस्ती भी नहीं है। फिर प्राइस टू बुक इसका है 4.18 का, अदर्स का है 0.01 से 2.64 का। तो मतलब प्राइस टू बुक वाइज थोड़ा सा हायर साइड नजर आता है वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशंस आप कह सकते हैं ओके है, ना ज़्यादा महंगी है पर सस्ती भी नहीं है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस। फाइनेंशियली देखा जाए तो ठीक है। बाकी क्या है कि डेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, मार्जिन भी थोड़े डाउन हुए हैं। दूसरा फंडामेंटल्स ठीक है और वैल्यूएशंस ओके है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये 25 से लेकर 29 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है। प्राइस बैंड 115 रुपये से लेकर 121 रुपये के बीच में रखा गया है। लॉट साइज है 120 शेयर्स का। टोटल इश्यू साइज है 116 करोड़ रुपए के आसपास का। छोटा इश्यू साइज है, बाकी आजकल ये 100 करोड़ का इश्यू साइज का आईपीओ तो स्मॉल एसएमई कंपनीज में आ रहा है, बट इसमें आ गया ये भी थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। फ्रेश इश्यू 104 करोड़ रुपए के, जिसके अंदर 72 करोड़ रुपए अपने वर्किंग कैपिटल में काम में लेने वाली है। ओएफएस है 11.60 करोड़ रुपए का। स्टील पोर्शन 35% का। लिस्टिंग डेट है 3 अक्टूबर को। ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों मैं सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहली चीज है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखिए तो हमारे 4 पैरामीटर्स हम देखते हैं। नॉलेज, जैस पैरामीटर्स सिर्फ रिस्क मापने के लिए, बाकी कुछ नहीं। और अभी की कंडीशन देखते हैं ताजा। तो जीएमपी अभी मान के चलिए 20% के आसपास चल रही है, 25 रुपये पर शेयर के आसपास कह सकते हैं। तो जीएमपी में 1 पॉइंट अभी मिल जाता है। बाकी इसकी जीएमपी पहले ज़्यादा चल रही थी, अभी डाउन हुई है। तो जीएमपी के आप मतलब एक्टिवली उसको नोट करते रहें। फिर बात करें एंकर लिस्ट की, एंकर लिस्ट भी ठीक है, ये छोटे इश्यू साइज के हिसाब से एंकर लिस्ट ठीक है, आधा पॉइंट एंकर लिस्ट के अंदर दे सकते हैं। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, वैल्यूएशन ज़्यादा सस्ती नहीं है, बट इतनी भी ज़्यादा महंगी नहीं है। ओके वैल्यूएशंस है, आधा नंबर वैल्यूएशंस के अंदर भी दे सकते हैं। बाकी देखिए सब्सक्रिप्शन वगैरह तो अभी आज की तारीख में पता चल जाएगा कि भाई कैसा आता है, ठीक है। तो अभी 3 में से 2 पॉइंट दे सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बाय सेल और अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी डिसीजन बनाए आप अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट जरूर क्लियर होंगे। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये देखा जाए तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर भी है, इसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है। बाकी क्या है कि ये रिफर्बिशमेंट, रिपेयरिंग का भी काम करती है, काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ये चीज़ें तो डिमांडिंग रहती है, रिपेयरिंग वगैरह जो होती है। बाकी इसका मार्केट शेयर भी ठीक है एक्सपोर्ट के अंदर देखा जाए तो। आरओई, आरओसी वगैरह बढ़िया है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी डिसेंट सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में देखिए एक तो चीज़ है कि वैल्यूएशंस मुझे थोड़ी ओके लगी, क्योंकि अपने सेक्टर के अंदर छोटी है। पी वाइज देखा जाए तो हल्की वैल्यूएशंस हायर साइड है। प्राइस टू बुक वाइज भी हल्का सा हायर साइड नजर आ रहा है। और दूसरी चीज़ है डेट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि भाई पे ही ना किया जाए, बट थोड़ा सा ज़्यादा है। और आईपीओ के पैसे से पे नहीं कर रही है डेट, तो ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव साइड लगा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेक्टर वाइज देखा जाए तो अट्रैक्टिव तो है ये कंपनी, बट एक साथ में 1-2 रिस्क भी है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी अगर मार्केट कैप देखें तो 464 करोड़ रुपए का निकल कर आएगा इस प्राइस बैंड पर। तो बहुत छोटा मार्केट कैप है। रिस्की मतलब ये हाई रिस्क वाली कंपनियां होती है, छोटा मार्केट कैप होता है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी होती है, अगर सारे फैक्टर्स अच्छे होते हैं तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, बट छोटे मार्केट के में रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। बाकी पर्सनली मेरे को पूछेंगे तो मुझे लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से ही अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। हाँ थोड़ा रिस्क है, बट अट्रैक्शन भी साथ में है।
बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो देखने के बाद आपके डाउट सारे जरूर क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।